अरुणा की बहू सविता गांव से थी। अब जब सविता गांव से है तो उसका रहन सहन भी गांव के लोगों की तरह ही होगा। सविता की नई नई शादी हुई थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जो हमेशा से शहर के सपने देखती आई थी, अब वो यहाँ के तौर तरीकों को कैसे अपनाएगी। शादी के दूसरे ही दिन सविता की सास अरुणा अपनी नई नई नवेली दुल्हन से बोलती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना कि खाने वाले को मजा ही आ जाए। ठीक है माँ जी, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, लेकिन मेरी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बनेगा, तो मैं ना खीर बना देती हूँ। बहू, मीठा तो बनेगा ही, लेकिन मीठे से थोड़ी सारे घर का पेट भरेगा, कुछ और भी तो बनाना पड़ेगा ना। कहाँ फंस गई मैं, अब माँ जी से क्या कहूँ। मुझे तो गाँव का देसी खाना बनाने आता है और यहाँ सबके रहन सहन से नहीं लगता कि वो मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाने वाले हैं। क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? जाकर जल्दी से खाना बना ले बहू, मुझे सुबह जल्दी खाने की आदत है। सविता इतना सुनने के बाद किचन में चली जाती है और सोचने लगती है कि उसे खाने में क्या बनाना चाहिए। वो मीठे में खीर तो चढ़ा देती है, लेकिन अब तो उसे टेंशन खाने की हो रही थी कि वो खाने में क्या बनाए। तभी किचन में सविता का पति रोहित आता है। अरे क्या हुआ? तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है तो मुझे बता दो। अच्छा हुआ जो आप आ गए। मुझे खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं, और माँ जी ने कहा है कि कुछ अच्छा ही बनाना। बस इतनी सी बात? इसके लिए इतना सोचना क्या? तुम एक काम करो, पनीर की सब्जी के साथ नान बना लो, और पुलाव भी, वो भी माँ को बहुत पसंद है। रोहित सविता से ये बोल ही रहा था कि तभी रोहित की माँ अरुणा रोहित को आवाज लगाती है और रोहित किचन से बाहर आता है तो सविता की बात सुन ही नहीं पाता। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे नान तो बनाने आते ही नहीं और पुलाव भी मुझसे अच्छे से नहीं बन पाते हैं, लेकिन करना तो होगा ही। माँ भी कहती थी कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। इतना कहने के बाद सविता खाना बनाने लगती है और कुछ समय बाद ही अरुणा की हॉल से आवाज आती है। अरे ओ बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे, सभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। खुशबू तो खाने की बहुत अच्छी आ रही है। लगता है सालों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है आज हमें। हाँ क्यों नहीं, आज बीवी आ गई है तो माँ के हाथों का खाना तो भूल ही गया तू, और बीवी के हाथों का खाना बिना खाए ही गुणगान गा रहा है। सविता अपने पति और सास के लिए खाना लगा रही होती है। तभी अरुणा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है अरुणा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, सुबह सुबह ही बहू के हाथों का गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। अरे विमला, आना, सही समय पर आई है तू। आज बहू की पहली रसोई थी तो तू भी खाकर जाइयो। ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो जरूर खाऊंगी नई बहू के हाथों का खाना। अब सविता खाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और इधर विमला को अरुणा नान देने के लिए जैसे ही नान उठाती है तो देखती है कि जली जली रोटियां डब्बे में रखी है और पनीर की सब्जी में पनीर नाम के नजर आ रहे थे। और पुलाव को देखकर तो अरुणा अपने मन में कहती है, ये क्या सत्यानाश किया है इस औरत ने, पहले ही दिन इस विमला के सामने बेइज्जती करवाएगी। अरे अरुणा, लगा भी दे खाना, खाने की खुशबू से ही भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अरे माँ, कोई हेल्प करूँ क्या, या आज आप खाना परोस दोगी? हाँ हाँ देती हूँ, सब्र कर। अब अरुणा तो समझ चुकी थी कि सविता को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन वो विमला के सामने क्या ही बोलती, और वो विमला और रोहित को खाना निकाल कर देती है। लगता है खाना तेरी बहू की खूबसूरती से जल गया, या ऐसे ही बनाती है। अरे माँ, ये क्या? अब विमला आंटी को दूसरी रोटी दो ना, ये तो मुझे जली हुई नजर आ रही है। बेटा, मुझे जली हुई नजर आ रही है या ये रोटी ही जली हुई है, और इतनी जली हुई है कि खाए क्या इसमें, ये समझ ही नहीं आ रहा। माँ, आप पुलाव ही दे दो, ये नान है या जली हुई रोटी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ अरुणा, तू पुलाव ही दे दे, वही खा लूं। अब खाने खाने बैठी हूँ तो बिना खाए उठूंगी तो अन्न का अपमान होगा। अब पुलाव में भी सविता हद से ज्यादा नमक और नींबू डाल देती है और वो भी खाने लायक नहीं थे। अब जैसे तैसे रोहित और विमला खाना खा लेते हैं। तभी विमला अरुणा को बोलती है, अरे अरुणा, तू भी खाने के लिए बैठ, मेरा मुंह क्या देख रही है? अपनी बहू की पहली रसोई का खाना खाएगी नहीं क्या? नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है, सुबह चाय बिस्कुट ज्यादा हो गई थी। अब विमला तो अरुणा की बहू के हाथों का खाना खाने के बाद पूरे मोहल्ले में आग लगा देती है कि अरुणा की बहू गांव से आई है और उसे खाना बनाना नहीं आता। अब अरुणा इधर अपनी बहू को खूब सुनाती है।
बहू, अपनी पहली रसोई में ही तूने ऐसा खाना बनाया है कि कुत्ते के सामने रख कर आई हूँ, उसने सूंघा तक नहीं, और तू उम्मीद कर रही है कि ऐसा खाना हम लोग खाएं? माँ जाने दो, अभी वो थोड़ा घबराई हुई है, नई नई है ना। तो शादी ही क्यों की? जब इसका सारा डर निकल जाता तब इसके घर वाले इसकी शादी करते ना। पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने मेरी नाक कटवा दी है। अगर इसे खाना बनाना नहीं आता तो ये बोल भी तो सकती थी ना। माँ आप भी कैसी बातें करती हो कि पूरे मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक कट गई। बस एक विमला आंटी ही तो खाकर गई है, वो भी सविता के हाथ का खाना। विमला उन 100 मोहल्ले वाले लोगों के बराबर है जिससे पूरे मोहल्ले का नेटवर्क कनेक्ट रहता है। कहाँ क्या हुआ है उसको सब खबर रहती है, बस विमला को नेटवर्क मिलना चाहिए। अब अरुणा को तो भूख लगी थी, तो वो अपनी बहू से रोटी बनाने को कहती है। सविता किचन में जाकर खुद की गलतियों पर अफसोस कर रही थी। मुझे क्या पता था कि नान मैदे का बनाना था। मैंने तो आटे की मोटी मोटी रोटी बनाकर ज्यादा सेक दी और वो जल गई। लेकिन अब माँ जी को ना मैं बाजरे की रोटी खिलाती हूँ, जिससे उनका मूड ना ठीक हो जाएगा। अब सविता बाजरे की रोटी के साथ पनीर की सब्जी लेकर आती है। बहू, अब ये तू क्या बना लाई? ये गेहूं की नॉर्मल रोटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। अरे माँ जी, ये मैंने ना स्पेशल आपके लिए बनाया है, बाजरे की रोटी। खाकर बताइए माँ जी कैसी लगी आपकी देसी बहू की ये रोटी। राम राम, कहाँ से देसी बहू उठा लाई? इसके देसी रोटी खाने से अच्छा तो मैं विलायती चावल खा लूं। ले जा इसे यहाँ से तू। माँ वो इतने प्यार से बनाकर लाई है तो खा लो ना आप, अभी चावल बनाने में समय लगेगा। नहीं नहीं बहू, तू चावल को हाथ नहीं लगाएगी। या तो मैं बना लूंगी या ऑर्डर करवा लूंगी, लेकिन मुझे इस गवार के हाथों की देसी रोटी नहीं खानी। पहले दिन के ड्रामे से अरुणा तो तंग हो चुकी थी और अब वो सविता के हाथों की बनी देसी रोटी खाना नहीं चाहती थी। एक रोज 2 महिलाएं अरुणा के घर आती हैं सर्वे करने। तभी वो देखती है कि सास यानी कि अरुणा टेबल पर बैठकर बिरयानी खा रही थी और वहीं पास में नीचे बैठी सविता हाथों में मक्के की रोटी पर तेल और नमक लगाकर खा रही थी। ये देखकर उनमें से एक औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे ये देखो अरुणा कैसे अपनी बहू पर अत्याचार कर रही है। मुझे तो पहले से ही शक था। अरे ये बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। देखो उसे नमक रोटी खाने को दिया हुआ है और खुद बासमती चावल की बिरयानी तोड़ रही है। 1 मिनट रुको, उन्हें कुछ बोलने से पहले मैं उनकी एक फोटो निकाल लेती हूँ। नीलू को दे दूंगी, वो महिला आयोग में काम करती है ना। अब वो औरतें फोटो लेने के बाद अरुणा को टोकती हैं और सर्वे करके चली जाती हैं। और अगले ही दिन खाना खाने के समय ही नीलू का आना होता है, जो आज भी सविता को नमक रोटी के साथ कच्चा प्याज खाते देखती है। जी आप कौन? सर्वे करने आई हैं क्या आप? लेकिन सर्वे तो कल ही हो गया था। सविता नाम है ना आपका। आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए और बेबाक होकर खाइए। आपकी सास को मैं देख लेती हूँ। अरे आप तो बड़े महंगे चावल खा रही हो और बहू की नमक रोटी पर भी आफत कर रखी है। मैंने उसे कब कहा कि तू नमक रोटी खा? वो उसका फेवरेट है, गांव की जो है। क्या बात है, बातों को घुमाना तो कोई आपसे सीखे। लेकिन मैं तो सच कह रही हूँ। और बहू तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अब आप अपनी भोली भाली बहू को डरा रही हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। हम महिला आयोग वाले हैं, ऐसी सास के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं जी, आप सच में गलत समझ रही हैं। मुझे चावल पसंद नहीं और माँ जी को ये रोटी। तो हम अपने अपने हिसाब से देसी रोटी और विलायती चावल खा रहे हैं। तो क्या मैं गलत समझ रही थी? अरे माफ कीजिएगा मुझे। अब इस धोखे के बाद अरुणा कभी भी टेबल पर बैठकर खाना ही नहीं खाती और अपने कमरे को बंद करके खाया करती। और इसी के साथ अब उसकी बहू भी किसी के सामने नमक रोटी नहीं खाती। ज्योति एक गरीब लड़की थी जो अपने पिता रामू के साथ बेगमपुर गांव में रहा करती। ज्योति के पिता रामू जमींदारों के खेतों पर काम करते और ज्योति गांव में सड़क के नुक्कड़ पर एक आलू कचौड़ी का ठेला लगाती थी। आलू कचौड़ी बेचकर उसकी जो भी कमाई होती उससे वो अपना घर चलाती और रामू को जमींदारों के खेतों में काम करके जो पैसे मिलते उससे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमींदारों के यहाँ जमा करवा दिया करता। एक दिन दोपहर के समय रामू खेतों से काम करके घर लौटता है और अपने घर का दरवाजा खुला देखता है। घर में कोई है क्या? ज्योति बेटी, तुम हो क्या? पिताजी मैं रसोई में हूँ, आपके लिए खाना निकाल रही हूँ, अभी आती हूँ। बेटी आज तुम घर पर कैसे? तुमने तो आज आलू कचौरी का ठेला नहीं लगाया।
पिताजी लगाया तो था, लेकिन सामान खत्म हो गया कचौरियों का, इसलिए जल्दी घर वापस आ गई। कल पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए सामान कम लाई थी मैं। कोई बात नहीं बेटी, इसी बहाने थोड़ी देर तुझे भी आराम मिल जाएगा, वरना घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, थक जाती होगी। मेरी वजह से तुझे बहुत दुख सहना पड़ता है। एक बाप होने का कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ मैं तुझे। नहीं पिताजी, आप भी कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, और ये सब तो जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान मुसीबत से लड़ना कैसे सीखेगा। मेरी बेटी तो बहुत समझदारी वाली बातें करती है, लगता है बड़ी हो गई है। बेटी, अब तू मेरे साथ साथ अपने लिए भी खाना लगा दे, दोनों बाप बेटी साथ में खाना खाएंगे। मैं बाहर बैठा हूँ। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के आंगन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ज्योति 2 थाली में खाना लगाकर आंगन में आती है और दोनों बाप बेटी आराम से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद धूप कम होने पर रामू फिर से खेतों में चला जाता है और ज्योति सब्जियां लेने के लिए बाजार चली जाती है। वो आलू के बोरे को अपने सर पर रखकर धीरे धीरे आ रही थी। तभी एक राजेश नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और उसके सारे आलू जमीन पर गिर जाते हैं और ज्योति उस आदमी को गुस्से भरी नजरों से देखती है। एक बात बताओ बाबू, कि भगवान ने आपको चील जैसी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, उसके बाद भी आपको इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दी। लड़की तो छोड़ो, आपको तो उसके सर पर रखा बोरा भी नहीं दिखा। हमारा इतना नुकसान कर दिया। आई एम सो सॉरी। मैंने ना सच में आपको नहीं देखा था। मेरी वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो मैं आपकी भरपाई कर देता हूँ। अरे वाह, आपने तो एक बार में ही अपनी गलती की माफी मांग ली। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो गरीब से माफी मांगे, साथ ही अपनी गलती भी माने। अरे देखिए जी, मैं ये अमीर और गरीब का फर्क नहीं मानता हूँ। कोई धन दौलत लेके आता नहीं है, और जो आता है वो खाली हाथ आता है, जाता है खाली हाथ जाता है। मेहनत आप भी करते हो, मेहनत हम भी करते हैं, तो फर्क क्या है। पहली बार किसी अमीर आदमी को गरीब के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हुए देखा है। आपको पहले तो यहाँ कभी देखा नहीं। नए आए हो क्या इस गांव में? जी हाँ, मैं नया हूँ यहाँ पे। मैं दिल्ली से आया हूँ अपनी दादी के पास कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, और मुझे रास्ता भी पता नहीं। बस इतनी सी बात है। आप हमें अपनी दादी का नाम बताइए, हम आपको उनके घर छोड़ देंगे। हमें अपने गांव में सबका नाम पता है, हम सबको जानते हैं, और जिसे हम नहीं जानते वो हमें हमारी फेमस आलू कचौड़ी वाले के नाम से जानता है। ज्योति इतना कहकर जमीन पर पड़े आलू को बोरे में भरकर अपने सर पर रख लेती है और राजेश को उसके बताए पते पर लेकर चली जाती है। जहाँ पहुंचकर ज्योति राजेश की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लीजिए बाबू, मैंने आपको आपकी सही जगह पहुंचा दिया। अब तो मानते हैं ना कि गांव अच्छा है हमारा। अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं, मैं तो भटकता रह जाता। आपसे एक बात बोलूं, आपका जितना अच्छा नेचर है ना, उतनी सुंदर भी हैं आप। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। राजेश की बात सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राजेश भी अपने घर के अंदर चला जाता है और हॉल में बैठी अपनी दादी गीतांजलि की आंखों पर हाथ रख लेता है। फिर भी उसकी दादी उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेती है। बेटा, तू मेरी कितनी भी आंख बंद कर ले, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। तू जब भी घर आता है, आज तुझे अपनी दादी की याद कैसे आ गई? और मैंने तो आज ही घर बदल लिया, तो फिर तू यहाँ कैसे पहुँचा? रास्ता समझ में आ गया था तुझे? अरे मेरी प्यारी दादी माँ, रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक लड़की थी, उसी ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अरे यार दादी माँ, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, इस गांव में है तो कभी भी मुलाकात हो ही जाएगी। कुछ तो उसने अपने बारे में बताया होगा। हाँ दादी माँ, कुछ आलू कचौड़ी की बात करी थी शायद। वो आलू कचौड़ी का ठेला लगाती है। अच्छा, तब तो वो ज्योति आलू कचौड़ी वाली ही होगी। लड़की बहुत अच्छी है, गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। गांव की सड़क के किनारे वो आलू कचौड़ी का ठेला लगाती है। चल तो आराम कर ले थोड़ा, बाद में उसके बारे में सोच लेना। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजेश ज्योति के आलू कचौरी के ठेले पर पहुँच जाता है और देखता है कि उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। तभी वो ज्योति के आगे हाथ बढ़ाता है। एक आलू कचौड़ी की प्लेट मुझे भी मिलेगी क्या? मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ा इंतजार करिए, दिख नहीं रहा है कि कितनी भीड़ है? भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं, थोड़ा रुक जाइए, अभी देती हूँ।
अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ की बनी हुई आलू कचौरी खाने का वेट नहीं कर पा रहा मैं तो। अरे आप यहाँ कैसे? एक गरीब आलू कचौड़ी वाले के ठेले पर आप जैसा अमीर आदमी आएगा तो मेरे ठेले पर लोगों को खड़े होने की जगह ही नहीं, भीड़ इतनी लग जाती है ना। आप फिर से गलत कह रही हैं। ये अमीर गरीब का भाव अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए आप। अरे भीड़ तो आपके ठेले पे भी है, इसका मतलब तो ये है ना कि आपके हाथों में स्वाद है। आपकी बनाई आलू कचौरी भी टेस्टी होती है, जिसे खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं आलू कचौरी फ्री में तो नहीं खानी ना आपको? अजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी की मेहनत की कमाई देने से पीछे नहीं हटता। आप पहले खाने को तो दे दो आलू कचौरी, तभी तो पता चलेगा टेस्टी है भी या नहीं। राजेश के कहने पर ज्योति एक प्लेट आलू कचौरी लगाकर राजेश को देती है, जिसे खाते ही वो ज्योति की बहुत तारीफ करता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और राजेश रोज आलू कचौरी खाने के बहाने ज्योति के ठेले पर आया जाया करता और पूरा दिन उससे बातें करते हुए गुजार दिया करता। धीरे धीरे दोनों गांव वालों की नजर में आने लगते हैं। सभी उन्हें गलत नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था और उसकी पड़ोसन कांता वहाँ आती है। रामू भैया, अगर बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन गांव के लोग आपकी बेटी और शहर से एक लड़का आया है, उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। आप एक बार अपनी बिटिया से बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिना बात के बदनाम हो जाए वो। कांता बहन, आप तो मेरी बेटी को अच्छे से जानते हो। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पिता का सर झुके। मैं जानती हूँ रामू भैया, लेकिन गांव वालों के कहने पर अभी मैं खुद देख कर आ रही हूँ। उसके ठेले पर अब कोई नहीं है सिवाय उस शहरी लड़के के। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। कांता की बात सुनकर रामू अपने खेतों का काम छोड़कर गुस्से में अपनी बेटी के ठेले पर जाता है और जहां वो राजेश और ज्योति को हंस हंस कर बातें करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बिना कुछ बोले ज्योति का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और उसे सुनाता है। तभी राजेश भी वहाँ आता है। देखिए, एक पिता होने के नाते आपका गुस्सा करना जायज है। और हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और अगर आप तैयार हो तो मैं ज्योति से शादी करके इसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। मुझे आपके गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजेश की बात सुनकर रामू दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद राजेश भी अपनी दादी को मना लेता है और ज्योति से शादी करके उसे अपने साथ हमेशा के लिए दिल्ली ले आता है। इस तरह से एक ही पल में गांव की गरीब आलू कचौरी वाली दिल्ली जैसे शहर में जाकर बस जाती है। राधिका को तरह तरह के फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। उनमें उसे सबसे ज्यादा छोले कुलचे पसंद थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि शहर में काम करता था और गांव में रहता था। इसीलिए शादी के बाद वो राधिका को गांव ले आता है अपनी माँ और पिता की सेवा के लिए। और यहाँ आने के बाद सुनिए जी, अब बहुत समय हो गया है, मैंने कब से छोले कुलचे नहीं खाए हैं। चलो ना, आज कहीं बाहर जाकर छोले कुलचे खाते हैं। क्या कहा? छोले कुलचे खाने हैं? लेकिन राधिका, यहाँ गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बस गांव का देसी खाना ही मिलता है, आलू पूरी या छोले पूरी। क्या इस गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते? अरे यार, ये कैसा गांव है? यहाँ छोले कुलचे नहीं है तो गांव ही बेकार है। ऐसा करते हैं, जब छुट्टियां खत्म होने के बाद तुम शहर जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। यहाँ नहीं रह सकती मैं छोले कुलचे खाए बिना। मुझे दिन में एक बार तो चाहिए ही छोले कुलचे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? भला छोले कुलचे के लिए ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है छोले कुलचे, और मैंने कह दिया कि मैं भी शहर जाऊंगी तो बस जाऊंगी। वहाँ पर रोज छोले कुलचे मिलते हैं, मैं तो वहीं से खाऊंगी। दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी और उनकी आवाज सुनकर राधिका की सास पारुल कमरे में आती है। क्या बात हो गई है? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पता भी है बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। देख लीजिए माँ जी अपने बेटे को, ये मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बात क्या है ये तो बता बहू। माँ, मैं बताता हूँ। ये मुझसे कह रही है गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे भी शहर ले चलो, वहाँ जाकर इसे छोले कुलचे खाने हैं। क्या बहू, छोले कुलचे खाने शहर जाएगी तू? अगर तुझे इतना ही मन है तो घर पर बना ले, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, जो बात शहर के छोले कुलचों में है वो घर के छोले कुलचों में नहीं होती,
इसलिए मुझे तो शहर जाकर ही छोले कुलचे खाने हैं। हे भगवान, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमें छोले कुलचे खाने वाली बहू देकर। बेटा सुन, तू जा अपने काम पर, इसे यहीं रहने दे। 2 दिन रहेगी तो सब भूल जाएगी। जा तू। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधिका अब भी अभय से शहर के छोले कुलचे खाने की जिद करती है, पर उसकी वो एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। बिना छोले कुलचे खाए राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। इस बात से उसकी सास बहुत नाराज थी। एक दिन राधिका अपने फोन में फूड ब्लॉगिंग देख रही थी, जिसमें उसे नजर आ रही लड़की कहती है कि शिमला में भारत के सबसे अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। कितनी बार मैंने कहा है मुझे शहर के छोले कुलचे खाने हैं, पर इन्होंने नहीं सुना। अब तो मैं शिमला के छोले कुलचे खाऊंगी और वो भी बिना बताए जाऊंगी वहाँ। ये कहकर राधिका अपनी अलमारी में जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ पैसे रखे थे, जिन्हें वो अपने पर्स में रख लेती है और रात होने के बाद चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और वहाँ से भी कुछ पैसे आराम से चुरा कर कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन अब मुझे शिमला के छोले कुलचे खाने हैं तो कहीं से तो पैसे लेने होंगे ना। और आप इतनी सीधी भी नहीं हैं कि मेरे बोलने या मांगने से दे देती, इसलिए आपको बिना बताए ये पैसे लेकर जा रही हूँ और वहाँ से छोले कुलचे खाने के बाद आराम से वापस आऊंगी। अभी चलती हूँ। राम राम माँ जी। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। आधी रात वो किसी चोर की तरह घर से निकलती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। कुछ घंटों का सफर तय करके वो शिमला पहुँचने वाली थी। यहाँ सुबह होने के बाद जब पारुल की आँख खुलती है तो वो राधिका को आवाज देती है, लेकिन लाख आवाज देने के बाद भी जब वापस से जवाब नहीं आता तो वो राधिका के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर राधिका है ही नहीं। हाय राम, राधिका कहाँ चली गई? रात तो कमरे में ही थी, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। एक बार ठीक से देख लेती हूँ, घर में क्या पता यहीं कहीं हो। इतना कहकर वो घर में चारों ओर राधिका को देख लेती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। पारुल अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी देखती है तो वहाँ से कुछ पैसे गायब थे और एक चिट्ठी रखी हुई थी। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे अभय जी के साथ शहर जाने दो, मुझे वहाँ के छोले कुलचे खाने, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं शहर नहीं बल्कि शिमला के छोले कुलचे खाने जा रही हूँ और जल्दी वहाँ से वापस आ जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अलमारी में बहुत सारे पैसे थे तो मैंने उसमें से कुछ पैसे ले लिए। अब आपके बाद ये पैसे मेरे ही तो है ना, अपना ध्यान रखना। बाय। हे भगवान, मेरी बहू छोले कुलचे खाने के लिए घर से भाग गई, वो भी पैसे लेकर। एक चिट्ठी छोड़ गई है। अब मैं इस चिट्ठी के सहारे कहाँ ढूंढूं अपनी बहू को? ये पढ़कर पारुल को गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को कॉल लगाती है। बेटा कहाँ है तू? जल्दी से घर आ, सारा काम दाम छोड़कर तू आजा। लेकिन माँ क्या हुआ, बताओ तो। क्या हुआ? अरे तेरी वो छोले कुलचे वाली बीवी घर से भाग गई, सारे पैसे लेकर भागी है। अब तू जल्दी आजा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन माँ, राधिका ऐसा नहीं कर सकती, ध्यान से देखो, घर में ही होगी कहीं। बेटा मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी से पैसे चुराए हैं और एक चिट्ठी भी रखी है जिसमें लिखा है कि वो शिमला के छोले कुलचे खाने चली गई। ठीक है माँ, मैं ऐसा करता हूँ, शिमला जाकर राधिका को ढूंढता हूँ, उसे कहीं से भी लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर राधिका शिमला पहुंच चुकी थी। वहां जाकर वो उस छोले कुलचे वाले को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे यार, छोले कुलचे खाने इतनी दूर तो आ गई, लेकिन अभी तक वो छोले कुलचे वाला दिख क्यों नहीं रहा? और तो यहाँ तो ठंड भी बहुत है, क्या करूँ? थोड़ा आगे जाकर उस चाय वाले से पूछती हूँ। ये कहकर वो आगे एक चाय की दुकान पर जाती है और वहां जाकर उससे उस छोले कुलचे के बारे में पूछती है। भैया, यहाँ का सबसे फेमस छोले कुलचे वाला कहाँ दुकान लगाता है? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? अरे बहन जी, छोले कुलचे की दुकान तो यहाँ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप तनिक आगे जाके पता कर लीजिए, कोई जानता तो होगा ही ना। अरे थोड़ा याद कीजिए ना, शायद आपको पता हो, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला बहुत फेमस है
और उसके बारे में आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। थोड़ा तो याद कीजिए, याद आ जाएगा आपको। अरे कह दिए ना नहीं मालूम है तो क्यों बार बार एक ही बात पूछे जा रही हो। अरे आगे जाओ किसी और से पूछो, हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो। हाँ जा रही हूँ, ज्यादा कर दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे। चाय वाले की बात सुनकर वो आगे चली जाती है। वहाँ भी काफी सारे लोगों से छोले कुलचे वाले के बारे में पूछती है। बहुत पूछने के बाद उसे कोई उस छोले कुलचे वाले का पता बता देता है। राधिका उस छोले कुलचे वाले के पास जाकर एक प्लेट छोले कुलचे लेती है और अपना पर्स एक तरफ रखकर छोले कुलचे खाती है और कहती है, ये क्या? मैंने तो सुना था यहाँ के छोले कुलचे बहुत फेमस है, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लग रही। न ही इनका स्वाद अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से रखे हुए हैं और खराब हो गए हैं। अभी बताती हूँ इसे। भाई ये क्या छोले कुलचे हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपने मुझे खराब छोले कुलचे दिए हैं ना। मैडम जी ये क्या कह रही हैं? एकदम ताजे हमारे ये छोले कुलचे, कोई कमी नहीं है इनमें, समझिए आप। तुम झूठ कह रहे हो, एकदम बकवास है ये छोले कुलचे। आज तक मैंने इतने बुरे छोले कुलचे नहीं खाए। अगर इतने ही बुरे लग रहे हैं तो पैसे देकर जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं इतने बेकार छोले कुलचे खाने के लिए गांव से यहाँ आ गई। अरे मैडम आप पैसे देकर यहाँ से जाओ, दिमाग मत चाटो हमारा। ये क्या? मेरा पर्स कहाँ है? मैंने यही रखा था, कहाँ गया मेरा पर्स? राधिका का पर्स वहाँ से चोरी हो चुका था और अब उसके पास पैसा नहीं था। ये देखकर छोले कुलचे वाला उसे शक की निगाहों से देखता है और उससे अपनी दुकान के सारे झूठे बर्तन धोने को कहता है। राधिका को अपनी गलती समझ आती है और अब उसे वापस घर जाना था। फिलहाल अभय का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था।